नमस्कार ऑल ऑफ यू। आप जो है जीव विज्ञान कक्षा 12 पढ़ रहे हैं। इसमें आपको तीसरा अध्याय पढ़ाया जा रहा है। तीसरा अध्याय मानव जनन। इससे पहले आपको इसकी पहली हेडिंग पढ़ा दी गई है जो कल आपको पढ़ाया गया था। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में आप देख सकते हैं। ठीक है, पुरुष जनन तंत्र के बारे में यह कंप्लीट हो चुका है। पुरुष जनन तंत्र ये स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो पुरुष जनन तंत्र के बारे में, इसके बारे में आपको यह पूरा जो है डिटेल में पढ़ाया गया। ठीक है, उसके बाद वृषण के आंतरिक संरचना के बारे में आपको पढ़ाया गया। आज जो है स्त्री जनन तंत्र के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, स्त्री जनन तंत्र के बारे में। ठीक है, तो स्त्री जनन तंत्र को आप ध्यान से समझें। जैसा कि फिगर में आप देख रहे हो, स्त्री जनन तंत्र के अंतर्गत जो है एक जोड़ा अंडाशय आता है, एक जोड़ा अंडाशय ओवरी जिसको कहते हैं। इसके साथ साथ जो है अंडवाहिनी, एक गर्भाशय। ठीक है, एक जोड़ा अंडवाहिनी होती है, एक गर्भाशय होता है, एक गर्भाशय ग्रीवा। ठीक है, और इसके साथ तथा एक योनि और बाह्य जनन इंद्रियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि स्त्री जनन अंतर्गत क्या आता है, एक जोड़ा अंडाशय पाए जाते हैं। इसमें एक जोड़ा अंडाशय ओवरी पाए जाते हैं, जो कितने होते हैं, एक जोड़े होते हैं। ठीक है, तो एक जोड़ा अंडाशय पाया जाता है और एक जोड़ा अंडवाहिनी पाई जाती है। यह आपकी यह अंडवाहिनी नलिका है। ठीक है, यह भी कितनी होती है, एक जोड़ा होती है। ठीक है, दोनों तरफ होती है, अर्थात दो होते हैं, एक जोड़ा हो गए, और एक जोड़ा अंडाशय पाया जाता है। इसके अलावा जो है एक गर्भाशय पाया जाता है, यह आपका गर्भाशय है। ठीक है, तो यह आपका एक गर्भाशय पाया जाता है। ठीक है, गर्भाशय ग्रीवा होती है, जो ग्रीवा होती है जो उसको ढकने का काम करती है। गर्भाशय ग्रीवा एक होती है, एक गर्भाशय होता है, और एक योनि होती है, वेजाइना होता है। ठीक है, उसके अलावा जो है बाह्य जनन इंद्रियां होती हैं जो उससे जुड़े रहते हैं। एक्सटर्नल जेनेटेलिया उनको कहते हैं, जो आपस में बाहर से उसको जुड़े रहते हैं। अब देखें, ध्यान से फिगर को समझें। ठीक है, तो यह एक स्त्री के श्रोणि क्षेत्र का जनन तंत्र का आरेखीय काट है, जिसमें आप देख रहे हैं पिछले हिस्से में गुदा है। ठीक है, पिछले हिस्से में गुदा है। ठीक है, यह मलाशय है आपका, मलाशय। ठीक है, इसका लास्ट पार्ट जो है आपका गुदा है। अब यहाँ ध्यान से देखें, यह अगले हिस्से में यह आपका स्त्री का जो है जनन तंत्र है, जिसमें आप देख रहे हैं कि अंदर की तरफ जो है यह गर्भाशय है। ठीक है, गर्भाशय है। ठीक, गर्भाशय, इसमें आप देखें यहाँ पे यह मूत्राशय है, ब्लैडर। देखिए, मूत्राशय से मूत्र इकट्ठा होता है। ठीक, यह मूत्र जो है यहाँ से आप देख रहे हो, मूत्र नलिका से यहाँ पे खुल रहा है। ठीक है, यह मूत्र मार्ग देख रहे हैं आप, मूत्र मार्ग। ठीक है, अब यहाँ देखें, यह आपका अलग अलग पार्ट हैं जो स्त्री के अगले पार्ट में है, जनन क्षेत्र में आते हैं। जैसे देखो यहाँ पे यह जो है क्लाइटोरिस है, जो अंगुली के समान उभार होता है, जिसे भग सेफ कहते हैं, क्लाइटोरिस, भग सेफ। ठीक है, और इसके अलग अलग पार्ट हैं जो है अगले हिस्से में, जिन्हें एक बृहद, ठीक है, भगोष्ठ है, लघु प्रकोष्ठ है, और यह योनि द्वार है। ठीक है, यह योनि द्वार है, यहाँ पे योनि द्वार है, और यह आपका लघु, ठीक है, भगोष्ठ है, और यह आपका बृहत भगोष्ठ है, और यह आपका क्लाइटोरिस है, भग, ठीक है, सेफ है, जिसको क्लाइटोरिस कहते हैं, और यह आपके ब्लैडर से जुड़ा हुआ मूत्र मार्ग है। ठीक है, यह सामने की तरफ वसा इकट्ठा होता है, जिसको जघन संघान कहते हैं, जघन संघान कहते हैं। तो यह सारे, ठीक है, पार्ट हैं जो स्त्री के जनन तंत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से हिस्से होते हैं, अगर उसको फिगर में देखा जाए तो यहाँ आप ध्यान से देखो, इसमें आपको बताया गया कि एक जोड़ी अंडाशय होते हैं, जिसे डिंब ग्रंथि कहते हैं, एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। ठीक है, और जो है अंडवाहिनी पाई जाती है, एक जोड़ी अंडवाहिनी पाई जाती है, जिसके अलग अलग पार्ट होते हैं। ठीक है, तो अब यह अलग अलग पार्ट आप देखें कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक कीप के आकार का, ठीक है, कीप के आकार की संरचना है। ठीक है, जिसे कीप के आकार कहते हैं। उसके बाद जो है उसके सामने जो है अंगुली के समान उभार निकला है, जिसे झल्लरी कहते हैं। ठीक है, झल्लरी इसको कहेंगे, और यह कीप के आकार का है संरचना अंडवाहिनी के। और यह देखो यहाँ पे फूला हुआ संरचना, जिसको एम्पुला या तुम्बिका कहते हैं, और यह एक पतला सा
ठीक है, नैरो एरिया है जिसको संकीर्ण पथ या इस्थमस कहते हैं। तो संकीर्ण पथ इस्थमस जिसे कहेंगे, एम्पुला और कीप जिल्लरी से जुड़ा हुआ है। यह सारे हिस्से जो है मिलकर क्या बनाते हैं, अंडवाहिनी नलिका बनाते हैं। तो अंडवाहिनी नलिका के यह पार्ट हैं संकीर्ण पथ, इस्थमस, एम्पुला और कीप। जो अगले हिस्से पर उंगली के समान उभार बना इसको झल्लरी कहते हैं। और यह जो है यहाँ पे आपका डिंग ग्रंथि अंडाशय होता है। ठीक है, अब आप देखो यह जो है आपकी गर्भाशय गुहा है, गर्भाशय गुहा है यह। ठीक है, अब इसकी दीवार देखें अब कैसे बनी होती है। तो इसकी दीवार जो है 3 स्तर की बनी होती है। सबसे बाहर होता है परिगर्भाशय, सबसे बाहर होता है परिगर्भाशय, उसके बाद होता है गर्भाशय पेशी स्तर, गर्भाशय पेशी स्तर, और सबसे अंदर की तरफ होता है गर्भाशय अंतः स्तर। तो सबसे अंदर के वाले स्तर को क्या कहते हैं, गर्भाशय अंतः स्तर कहते हैं। उससे बाहर वाले को गर्भाशय पेशी स्तर कहते हैं, और सबसे बाहर होता है परिगर्भाशय। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे यह जो है बाहर की तरफ योनि में खुलता है। ठीक है, गर्भाशय जो है बाहर योनि में, ठीक है, योनि में खुलता है, और यह योनि से इसके अंदर जाने का रास्ता है ग्रीवा नाल जिसको कहते हैं। ठीक है, यह जो है गर्भाशय ग्रीवा है। यह सारी संरचनाएं जो हैं एक स्त्री जनन तंत्र का आरेखीय काट में यह सारी संरचनाएं दिखाई देती हैं। ठीक है, इन संरचनाओं से और कौन सी संरचनाएं जुड़ी होती हैं। ठीक है, तो यह जो स्त्री जनन तंत्र की अन्य संरचनाएं जो जुड़ी होती हैं उसमें एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां आती हैं। ठीक है, एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां आती हैं। अब इनका क्या क्या वर्क है, जैसे यहाँ पे डिंब ग्रंथि अंडाशय है, इसका क्या काम है। ठीक है, तो यहाँ से जो है अलग अलग इनके वर्क हैं। अंडाणु जो है यहाँ से स्टेरॉयड हार्मोन निकलता है। ठीक है, यह अंडाशय जो है स्त्री का प्राथमिक लैंगिक अंग है, और इससे एक स्टेरॉयड हार्मोन निकलता है, अंडाशयी हार्मोन निकलता है। अंडाशय जो होता है वह 2 से 4 सेंटीमीटर इसकी, ठीक है, लंबाई होती है। अंडाशय की लंबाई जो है 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, और यह जो है लिगामेंट्स द्वारा जुड़ा रहता है। यह लिगामेंट्स द्वारा, ठीक है, आपस में जुड़े रहते हैं, दीवार से जुड़े रहते हैं। अब देखें इसकी बारे में, अब पढ़ते हैं डिटेल में। तो स्त्री जनन तंत्र के बारे में अब देखें ध्यान से। स्त्री जनन तंत्र के अंतर्गत एक जोड़ा अंडाशय पाया जाता है, ओवरी होता है एक जोड़ा, के साथ साथ एक जोड़ा अंडवाहिनी होती है, ओविडक्ट, एक गर्भाशय होता है जिसको यूट्रस कहते हैं, और एक गर्भाशय ग्रीवा होती है जिसे सर्विक्स कहेंगे। ठीक है, तथा इसके अलावा एक योनि वेजाइना होगा, और बाह्य जननेंद्रियां एक्सटर्नल जेनेटेलिया भी पाई जाती हैं, जैसा कि आपने फिगर में देखा है। ठीक है, तो यह सब रीजन कहाँ पाए जाते हैं, यह रीजन जो है श्रोणि क्षेत्र में होते हैं। जनन तंत्र के ये सभी अंग एक जोड़े स्तन ग्रंथियां के साथ जो है संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से संयोजित होते हैं, जुड़े होते हैं। तो यह जनन तंत्र के जो अंग आप पढ़ रहे हैं यह सब जो है एक जोड़े स्तन ग्रंथियां मेमोरी ग्लैंड के साथ जो है क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से जुड़े रहते हैं। ठीक है, जिसके कारण जो है, जिसके फलस्वरूप जो है अंडोत्सर्ग ओवुलेशन होता है, अंडे निकलते हैं, निषेचन होता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है, सगर्भता प्रेगनेंसी, शिशु जन्म तथा शिशु के देखभाल की प्रक्रियाओं में सहायता मिलती है। तो आप देख रहे हैं कि जो स्त्री जनन तंत्र के भाग हैं, ठीक है, इसमें जो है अंडाशय, ठीक है, एक जोड़ा अंडाशय, एक जोड़ा अंडवाहिनी, एक गर्भाशय ग्रीवा, ठीक है, एक वेजाइना, योनि से कहेंगे बाह्य जननेंद्रियां, यह आपस में किससे जुड़ी रहती हैं, एक जोड़े स्तन ग्रंथियों से भी जुड़ी रहती हैं संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से, जिसके कारण जो है कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, अंडोत्सर्ग होता है, ओवुलेशन निषेचन होता है, संगर्भता होती है, और शिशु जन्म और शिशु की देखभाल की प्रक्रियाओं में सहायता मिलती है। ठीक है, अब देखें अंडाशय का क्या वर्क है। अंडाशय जो है स्त्री के प्राथमिक लैंगिक अंग है। अंडाशय जो है वो स्त्री का क्या है, प्राथमिक लैंगिक अंग है, जो स्त्री युग्मक अर्थात अंडाणु, ओवम और कई स्टेरॉयड हार्मोन, अंडाशय हार्मोन उत्पन्न करता है। ठीक है, तो अंडाशय का क्या वर्क होता है, तो अंडाशय जो है, ठीक है, स्त्री युग्मक को पैदा करता है, अंडाणु को पैदा करता है। अंडाशय में ही अंडे बनते हैं, अंडाणु ओवम बनता है, और इसमें कई तरह के अंडाशयी हार्मोन भी उत्पन्न होते हैं, स्टेरॉयड हार्मोन भी उत्पन्न होते हैं। ठीक है, उदर के निचले भाग के दोनों ओर एक एक अंडाशय स्थित होता है। ठीक है,
तो उदर के निचले भाग के दोनों तरफ जो है एक एक अंडाशय जो है दोनों तरफ पाया जाता है। ठीक है, यह हो गया। प्रत्येक अंडाशय की लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर के लगभग होती है। तो अंडाशय की लंबाई कितनी होती है? 2 से 4 सेंटीमीटर के लगभग होती है। और यह श्रोणि क्षेत्र, ठीक है, श्रोणि भित्ति तथा गर्भाशय के स्नायुओं द्वारा जुड़ा रहता है। ठीक है, तो यह जो अंडाशय है वह जो है श्रोणि भित्ति से और गर्भाशय के लिगामेंट्स द्वारा, स्नायुओं के द्वारा यह जो है गर्भाशय से जुड़ा रहता है। ठीक है, अब इस पर कवरिंग क्या होता है, उसके ऊपर क्या कवर चढ़ा रहता है? तो प्रत्येक अंडाशय जो है एक पतली उपकला एपिथेलियम से ढका होता है। तो अंडाशय के ऊपर जो है एक पतली एपिथेलियम होती है। प्रत्येक अंडाशय एक पतली उपकला अर्थात एपिथेलियम से ढका होता है, जो अंडाशय पीठिका ओवेरियन स्ट्रोमा से जुड़ा रहता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि प्रत्येक अंडाशय के ऊपर एक पतली उपकला होती है, एपिथेलियम होती है, जो अंडाशय पीठिका से जुड़ा रहता है। ठीक है, जिसे ओवेरियन स्ट्रोमा कहते हैं, इससे यह जुड़ा रहता है। अब आप देखो ओवेरियन स्ट्रोमा के बारे में। यह पीठिका 2 क्षेत्रों, ठीक है, यह जो ओवेरियन स्ट्रोमा है, अंडाशय पीठिका है, यह जो है 2 क्षेत्रों, ठीक है, एक होता है एक परिधीय बलकूट पेरिफेरल कार्टेक्स और एक आंतरिक मध्यांश मेडुला में विभक्त होता है। तो आप देख रहे हैं कि यह 2 भागों में विभक्त है। ठीक है, एक भाग क्या है इसमें? एक है आपका, ठीक है, परिधीय बलकूट जिसे पेरिफेरल कार्टेक्स कहेंगे, और एक होता है आंतरिक मध्यांश। तो यह 2 भागों में क्या है आपका बटा हुआ है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि प्रत्येक अंडाशय एक पतली उपकला अर्थात एपिथेलियम से ढका होता है, जो अंडाशय पीठिका ओवेरियन स्ट्रोमा से जुड़ा होता है। ठीक है, और यह पीठिका 2 क्षेत्रों, एक परिधीय बलकूट जिसे पेरिफेरल कार्टेक्स और एक आंतरिक मध्यांश मेडुला में विभक्त होता है। अब आइए अंडवाहिनियों के बारे में। आपको हमने बताया था कि यह अंडवाहिनियां हैं जिसके 3 पार्ट हैं। ठीक है, यह नैरो पार्ट है, संकीर्ण पदस्तमस, उसके बाद यह फूला हुआ एम्पुला या तुम्बिका, और यह कीप के आकार का सामने अंगुली के नुभाग से झिल्लरी कहते हैं। यह सारी संरचनाएं मिलकर अंडवाहिनी नलिका बनाती हैं। और यह कितनी होती हैं? 2 होती हैं। इनके बारे में देखें ध्यान से। अंडवाहिनियां जिनको कहते हैं डिम्बवाहिनी नलिका या फैलोपियन नलिका इसको कहते हैं। ठीक है, तो अंडवाहिनियां का नाम क्या है? डिम्बवाहिनी नलिका या फैलोपियन ट्यूब इसको कहते हैं, फैलोपियन नलिका। ठीक है, इसके अलावा देखें इसके सहयोग कौन है? गर्भाशय तथा योनि मिलकर स्त्री की सहायक नलिकाएं बनाती हैं। तो स्त्री की सहायक नलिकाएं कौन कौन है? अंडवाहिनियां, गर्भाशय और योनि। अंडवाहिनियां, गर्भाशय, यौन मिलकर स्त्री की सहायक नलिकाएं बनाती हैं। ठीक है, प्रत्येक डिम्बवाहिनी अर्थात फैलोपियन नलिका लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। तो आप देख रहे हैं फैलोपियन ट्यूब्स जो है वो कितनी लंबी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो प्रत्येक अंडाशय के परिधि से चलकर गर्भाशय तक जाती है। ठीक है, यह जो है अंडाशय के परिधि से चलकर कहाँ तक पहुँचती है? गर्भाशय से। अंडाशय है, अंडाशय के परिधि से चलकर कहाँ तक पहुँचती है? गर्भाशय तक पहुँचती है। अंडाशय के परिधि से चलकर कहाँ तक पहुँचती है? गर्भाशय तक पहुँचती है। ठीक है, अंडाशय के ठीक पास डिम्बवाहिनी का हिस्सा, ठीक है, यह जो अंडाशय है इसके ठीक पास यह जो डिम्बवाहिनी है इसका हिस्सा जो है कीप के आकार का होता है। ठीक है, अंडाशय के ठीक पास डिम्बवाहिनी का हिस्सा कीप के आकार का होता है, जिसे कीपक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? इनफंडिबुलम कहा जाता है, कीपक कहा जाता है। इस कीपक के किनारे अंगुली जैसे प्रक्षेप निकले रहते हैं, प्रोजेक्शन निकले होते हैं, जिसे झालर या फिम्बरी कहते हैं। ठीक है, तो अंगुली जैसे उभार होंगे जिनको झालर या क्या कहते हैं? फिम्बरी कहते हैं। इनको झालर या फिम्बरी कहते हैं। ठीक है, अब इनका क्या वर्क है? तो जब यह अंडोत्सर्ग होता है, अंडे निकलते हैं, ठीक है, तो उस अंडे के निकलने में अंडाणुओं के संग्रह में इस झिल्ली की महत्वपूर्ण भूमिका है। अंडाणुओं के संग्रह में इस झिल्ली की महत्वपूर्ण भूमिका है। देखते हैं, तो आप देखो अंडाशय के ठीक पास डिम्बवाहिनी का हिस्सा कीप के आकार का होता है, जिसे कीपक या इनफंडिबुलम कहा जाता है। इस कीपक के किनारे अंगुली जैसे प्रक्षेप या प्रोजेक्शन होते हैं, जिसे झालर या फिम्बरी कहते हैं। अंडोत्सर्ग के दौरान जब अंडे निकलते हैं, अंडोत्सर्ग के दौरान अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु को संग्रह करने में यह झालर सहायक होते हैं। तो अंडे निकलने के समय अंडों को जो है इकट्ठा करने में, संग्रह करने में झालर सहायक होते हैं। कीपक आगे चलकर अंडवाहिनी के एक चौड़े भाग में खुलता है, जिसे तुम्बिका या एम्पुला कहते हैं। तो कीपक जो है ये आगे चलकर एक चौड़े भाग में खुला है, जिसे क्या कहते हैं? एम्पुला या तुम्बिका कहते हैं। ठीक है, अंडवाहिनी का जो अंतिम भाग है
यह कैसा होता है, संकीर्ण होता है, सकरा होता है, जिसे स्थमस कहते हैं, संकीर्ण पथ या स्थमस कहते हैं। ठीक है, एक सक्रिय और ठीक है अवकाशिका जिसे ल्यूमेन होते हैं से यह हो चलकर कहाँ खुलती है, गर्भाशय से जुड़ी रहती है। ठीक है, तो अब देखें ध्यान से, अंडोत्सर्ग के दौरान अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु को संग्रह करने में यह झालर सहायक होते हैं। कीपक आगे चलकर अंडवाहिनी के एक जोड़े भाग में खुलता है, जिसे तुम्बिका या एम्पुला कहते हैं। अंडवाहिनी का अंतिम भाग संकीर्ण पथ स्थमस में एक सक्रिय अवकाशिका ल्यूमेन होती है जो गर्भाशय को जोड़ती है। ठीक है, अब गर्भाशय के बारे में देखें। गर्भाशय केवल एक होता है, इसे बच्चेदानी भी कहते हैं। गर्भाशय का दूसरा नाम क्या है, वुम्ब या बच्चेदानी। गर्भाशय जो है केवल एक होता है, इसे बच्चेदानी या वुम्ब भी कहते हैं। गर्भाशय का आकार कैसा होता है, उल्टी रखी गई नाशपाती जैसा होता है। गर्भाशय का आकार कैसा होता है, उल्टी रखी गई नाशपाती के जैसा होता है। ठीक है, यह श्रोण भित्ति से स्नायुओं द्वारा जुड़ा होता है। गर्भाशय जो है वह श्रोण भित्ति से ठीक है लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ा होता है। गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा योनि में खुलती है। गर्भाशय जो है एक पतली ग्रीवा द्वारा, ये गर्भाशय है एक पतली ग्रीवा द्वारा योनि में खुलती है। यह ग्रीवा नाल है, गर्भाशय ग्रीवा है, तो यह गर्भाशय जो है एक पतली ग्रीवा द्वारा योनि में खुलती है। ठीक है, ग्रीवा की गुहा को ग्रीवा नाल या सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। ठीक है, ग्रीवा की गुहा को क्या कहते हैं, सर्वाइकल कैनाल या ग्रीवा नाल कहते हैं। ग्रीवा की ठीक है, तो इस गुहा को क्या कहेंगे, ग्रीवा नाल या सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। ठीक है, अब आप देखें, जो योनि के साथ मिलकर जन्मनाल बर्थ कैनाल की रचना करती है। ठीक है, तो यह जो ग्रीवा नाल है, सर्वाइकल कैनाल है, यह योनि के साथ मिलकर क्या बनाती है, जन्मनाल बनाती है, बर्थ कैनाल की रचना करती है। ठीक है, अब गर्भाशय की भित्ति आपको बताया गया था, यह 3 परत वाली होती है। यह जो गर्भाशय की भित्ति होती है वह कितनी परत की होती है, 3 परत। सबसे बाहर होता है परिगर्भाशय, उसके बाद होता है गर्भाशय पेशी स्तर, पेशियों का बना हुआ, और फिर होता है गर्भाशय अंतः स्तर। ठीक है, देखें ध्यान से, गर्भाशय की भित्ति ऊतकों की 3 परत वाली होती है। यह 3 परत वाली ऊतकों से बनी होती है। बाहरी पतली झिल्लीमय परत को परिगर्भाशय कहते हैं। ठीक है, जो बाहरी पतली झिल्लीमय परत है उसको परिगर्भाशय या पेरीमेट्रियम कहेंगे, और मध्य मोटी ठीक है चिकनी पेशी स्तर को गर्भाशय पेशी स्तर मायोमेट्रियम कहेंगे। जो मध्य में है, मोटी है, चिकनी पेशी स्तर है, उसको क्या कहेंगे, गर्भाशय पेशी स्तर मायोमेट्रियम कहेंगे। और आंतरिक ग्रंथिल स्तर जो अंदर की तरफ है, आंतरिक ग्रंथिल स्तर को गर्भाशय अंतः स्तर कहेंगे, एंडोमेट्रियम कहेंगे। तो इस तरह से आपने देखा गर्भाशय की दीवार जो है 3 स्तर की बनी है। सबसे बाहर का है पेरीमेट्रियम, उसके अंदर मायोमेट्रियम, सबसे मोटी को कहेंगे मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर की तरफ होता है एंडोमेट्रियम। परिगर्भाशय, गर्भाशय पेशी स्तर और गर्भाशय अंतः स्तर। ठीक है, जो गर्भाशय गुहा को ढकने का काम करती है, स्तरित करती है। तो गर्भाशय गुहा को स्तरित करने का काम कौन करता है, एंडोमेट्रियम, गर्भाशय अंतः स्तर। ठीक है, यही दीवार जो है ठीक है बनती रहती है, ठीक है, नष्ट होती रहती है। ठीक है, आतर्व चक्र के दौरान। तो जो आतर्व चक्र आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आती है के दौरान गर्भाशय के अंतः स्तर में चक्रीय परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो यह जो एंडोमेट्रियम है वह आतर्व चक्र के दौरान इसमें क्या होगा, चक्रीय परिवर्तन होगा। नया जो है पुराना जो हट जाएगा, उसके जगह फिर नया बनेगा। जबकि पेशी स्तर का क्या वर्क है, जबकि गर्भाशय पेशी स्तर में प्रसव के समय काफ़ी तेज संकुचन होता है। जो पेशी स्तर है, जो मोटी स्तर है, इसमें प्रसव के समय क्या होगा, तेज संकुचन होता है। ठीक है, अब आते हैं अगला, स्त्री के बाह्य जननेंद्रियों के अंतर्गत। स्त्री की जो बाह्य जननेंद्रियां हैं उसके अंतर्गत जो है जघन शैल होता है जिसे मॉस पीबिस कहते हैं। बृहद भगोष्ठ होता है जिसे लेबिया मेजोरा, लघु भगोष्ठ लेबिया माइनोरा, और योनिच्छद जिसे हाइमन कहेंगे, और भगसेप जिसे क्लाइटोरिस कहते हैं। यह सारी संरचनाएं जो है बाह्य जननेंद्रियों के अंतर्गत आती हैं। जैसा आपको बताया गया था, यह सारी संरचनाएं जो हैं बाह्य जननेंद्रियों के अंतर्गत आएंगी, जिसमें आप देख रहे हैं यह क्लाइटोरिस है, भगसेप है। ठीक है, और यह आपका बृहद भगोष्ठ है। ठीक है, यह लघु भगोष्ठ है, और यह आपका योनि द्वार है। यह सारी संरचनाएं जो है यहाँ पे देखें, वसाकाडी पोजीशन है जो जघन संघान का, ठीक है, इसे जघन संघान कहते हैं। तो यह सारी संरचनाएं जो हैं
वह किसका काम करती हैं? यह बाह्य जननेंद्रियां का काम करती हैं, जिनका अलग अलग वर्क है। ठीक है, देखें ध्यान से। स्त्री के बाह्य जननेंद्रियों के अंतर्गत जघन शैल, मॉस प्यूबिस, बृहद बगोष्ठ, ठीक है, जैसे लेबिया मेजोरा, लघु बगोष्ठ, लेबिया माइनोरा, योनिच्छद, हाइमन, ठीक है, और भग सेप, क्लाइटोरिस होते हैं। जघन सेल को देखें, जिसे मॉस प्यूबिस कहेंगे। जघन सेल वसा में ऊतकों की बनी होती है, एक गद्दी सी होती है जो त्वचा और जघन बालों से ढकी होती है। तो जो जघन सेल है वह कैसे बना होता है? वसा में ऊतक से, वहाँ फैट इकट्ठा होता है, फैट डिपोजिशन होता है, वसा में ऊतकों से बनी होती है, और यह एक गद्दी सी होती है जो त्वचा और जघन बालों से ढकी रहती है। इस पर त्वचा और इस पर बाल रहते हैं, जघन बालों से ढकी रहती है। उसके बाद आता है आपका बृहद भगोष्ठ। बृहद भगोष्ठ जो है इसे लेबिया मेजोरा कहेंगे। ठीक है, यह भी ऊतकों का मांसल वलन फोल्ड है जो जघन सेल के नीचे तक फैले होते हैं। ठीक है, जो बृहद भगोष्ठ है यह भी ऊतकों का मांसल वलन होता है, ठीक है, फोल्डिंग होता है, और यह जघन सेल के नीचे की तरफ फैले होते हैं। उसके बाद योनि द्वार को घेरे रहते हैं। तो आप देख रहे हैं जो योनि द्वार को चारों तरफ से मांसल जो है ऊतकों का फोल्डिंग है, ठीक है, जो घेरे हैं उसको क्या कहते हैं? बृहद भगोष्ठ कहते हैं, लेबिया मेजोरा कहते हैं। ठीक है, मेजोरा। अब आप देखो मेनोरा के बारे में, लेबिया माइनोरा के बारे में। लघु भगोष्ठ ऊतक का एक जोड़ा वलन होता है। ठीक है, यह भी ऊतकों का एक जोड़ा वलन है, फोल्डिंग है, और बृहद भगोष्ठ के नीचे पाया जाता है। लघु भगोष्ठ कहाँ पाया जाता है? बृहद भगोष्ठ के नीचे पाया जाता है। ठीक है, अब आइए योनि का द्वार। जो योनि द्वार है, ठीक है, एक पतली झिल्ली, योनि के द्वार जो है एक पतली झिल्ली जिसे योनिच्छद, ठीक है, कहते हैं, से आंशिक रूप से ढका रहता है, जिसे हाइमन कहते हैं। हाइमन झिल्ली, हाइमन मेम्ब्रेन, उससे क्या होता है? योनि का द्वार जो है आंशिक रूप से ढका रहता है। ठीक है, अब जो है क्लाइटोरस, जिसके बारे में आपको बताया गया था, यह एक छोटी अंगुली सी संरचना होती है। भगसेप क्लाइटोरस एक छोटी सी अंगुली जैसी संरचना होती है जो मूत्र द्वार के ऊपर दो बृहद भगोष्ठ के ऊपरी मिलन बिंदु के पास स्थित होती है। तो यह जो क्लाइटोरिस है यह जो है मूत्र द्वार के ऊपर दो बृहद भगोष्ठ के ऊपरी मिलन बिंदु पर स्थित होती हैं। ठीक है, तो यह हो गया। तो यह आपका था, इसके बारे में बताया गया था, भगसेप के बारे में, क्लाइटोरिस के बारे में, और यह आपका मूत्र द्वार है। ठीक है, मूत्र मार्ग है, इसके ऊपर यह क्लाइटोरिस पाया जाता है। तो भगसेप एक छोटी सी अंगुली जैसी संरचना होती है जो मूत्र द्वार के ऊपर दो बृहद भगोष्ठ के ऊपरी मिलन बिंदु के पास स्थित होती है। ठीक है, अब जो है यह जो हाइमन झिल्ली है, योनिच्छद, जो योनि को ढकी रहती है। ठीक है, देखें ध्यान से। योनिच्छद प्रायः पहले मैथुन संभोग के दौरान फट जाता है। जो योनि के ऊपर पतली हाइमन मेम्ब्रेन है, हाइमन झिल्ली है, तो पहले मैथुन के दौरान यह क्या होता है? झिल्ली फट जाती है। हालांकि इसके अलावा भी यह फट सकती है, और भी गतिविधि है। हालांकि यह आवरण जो है कभी कभी तेज धक्कों से या अचानक गिरने से भी फट सकता है। ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, योनि में टेम्पान के घुसेड़ने से या फिर घोड़े चढ़ने या साइकिल चलाने आदि खेलकूद में सक्रिय भागीदारी से भी यह जो हाइमन मेम्ब्रेन है फट जाती है। ठीक है, तो योनि को ढकने के लिए आप देख रहे हैं एक पतली झिल्ली पाई जाती है जिसे योनिच्छद कहते हैं। तो यह जो है पहले संभोग के दौरान फटती है। इसके अलावा भी तेज धक्कों से, अचानक गिरने से, ठीक है, साइकिल चलाने से, घुड़सवारी करने से, खेल कूद में सक्रिय भागीदारी होने से भी यह फट जाता है। ठीक है, कुछ औरतों का योनिच्छद संभोग के बाद भी बना रहता है। ठीक है, तो कुछ औरतों में यह जो है झिल्ली फटती नहीं है, संभोग के बाद भी वह बनी रहती है। इसलिए योनिच्छद को, हाइमन मेम्ब्रेन को, ठीक है, होने अथवा न होने की बात को किसी स्त्री के कौमार्य अर्थात वर्जिनिटी या यौन अनुभवों का वास्तविक सूचक नहीं माना जाना चाहिए। ठीक है, तो किसी स्त्री में हाइमन मेम्ब्रेन है या न है, इस आधार पर जो है उसके वर्जिनिटी को हम नहीं अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, नहीं मान सकते हैं कि वह कौमार्य है कि नहीं है। ठीक है, तो योनिच्छद के आधार पर जो है हम उसको नहीं पता कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा जो है आपको पढ़ाना है स्तन ग्रंथियों के बारे में। तो स्तन ग्रंथियों के बारे में जो है हम अगले वीडियो लेक्चर में बताएंगे। ठीक है, तब तक जो है इस वीडियो को आप बार बार देखें। ठीक है, बुक को आप पढ़ें।
तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।